नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मोरहाबादी में 20 दिसंबर से खादी एवं सरस मेला लगेंगे 500 स्टॉल। झारखंड के प्रसिद्ध खादी, हस्तशिल्प एवं सरस मेला का आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक होने जा रहा है। इसकी तैयारी झारखंड राज्य खादी बोर्ड द्वारा की जा रही है। खादी बोर्ड की सीईओ सुमन पाठक ने बताया है कि मेला में देश भर के तकरीबन 400 से 500 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसका 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। सुमन पाठक ने बताया कि रांची के मोरहाबादी में आयोजित होने वाले इस मेले में विभिन्न राज्यों की हस्तकला और हस्तशिल्प की कारीगरी देखने को मिलेगी। साथ ही फूड स्टॉल और बच्चों के मनोरंजन की भी व्यवस्था रहेगी। प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मेले में बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 300 स्टॉल की बुकिंग के आवेदन आ चुके हैं। 8 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। सबसे ज्यादा झारखंड के हस्तशिल्प व खादी के स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में दर्शकों के लिए मनोरंजक कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को मिली जमानत। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 28 महीनों बाद जेल से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत मंजूर कर दी। पूजा सिंघल ने कस्टडी के आधार पर नई कानूनी प्रावधानों के तहत जेल से रिहाई की अपील की थी। उनकी याचिका पर रांची में पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इससे पहले अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वे पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की पूरी अवधि के बारे में जानकारी दें। जेल प्रशासन ने अदालत में जवाब दाखिल किया, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया। पूजा सिंघल पिछले 28 महीनों से जेल में बंद थी। उनके वकील ने बताया कि नए कानून के अनुसार अगर किसी आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि उस मामले में मिलने वाली सजा की 1/3 तक पहुंच जाती है, तो उसे जमानत दी जा सकती है। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान की। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को जमीन सर्वे की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमीन सर्वे की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को फरवरी तक रिपोर्ट जमा करने का समय दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि राज्य में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। लातेहार और लोहरदगा जिलों में सर्वे पूरा हो गया है, लेकिन बाकी जिलों में काम पूरा करने में अभी 6 महीने का समय लगेगा। वहीं याचिकाकर्ता गोकुलचंद ने अदालत को बताया कि झारखंड में 1980 से लैंड सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन 40 से ज्यादा साल बीतने के बाद भी यह पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि सर्वे में देरी के कारण जमीन माफिया सक्रिय हो गए हैं और दस्तावेजों में गड़बड़ी कर जमीन की प्रकृति बदलकर उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। याचिकाकर्ता ने मांग की कि जमीन सर्वे का काम पूरा करने के लिए समय सीमा तय की जाए। अदालत ने इस मामले में सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। 8 और 9 दिसंबर को राज्य के इन जिलों में हो सकती है बारिश। बंगाल की खाड़ी में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में 8 और 9 दिसंबर को देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि इससे इस दौरान अधिकतम तापमान गिरेगा और न्यूनतम तापमान चढ़ेगा। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची, गुमला,
खूंटी और पूर्वी सिंहभूम जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। गढ़वा, पलामू और लातेहार को छोड़कर राज्य के बाकी जिलों जैसे साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, कोदरमा, बोकारो, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में बारिश हो सकती है। 8 दिसंबर को रांची का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं 10 दिसंबर से बारिश का असर खत्म होने के बाद रात का तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान हल्की बारिश के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। जमशेदपुर में सुधरेगी ट्रैफिक व्यवस्था, ड्रोन से रखी जाएगी नजर, पुलिस ने भेजा प्रस्ताव। जमशेदपुर पुलिस अब यातायात प्रबंधन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाली है। इसका उपयोग शहर में लगने वाले जाम को नियंत्रित करने के लिए होगा। इसके लिए जिला पुलिस जल्द ही 4 ड्रोन का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजेगी। वहीं ड्रोन की तस्वीरों से जाम के कारणों का पता लगाकर पुलिस उसका तत्काल समाधान निकालेगी। बता दें कि जमशेदपुर पुलिस यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने और जाम की स्थिति से निपटने के लिए ड्रोन की सहायता लेगी। इसकी मदद से सड़क पर नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। बता दें कि पहली बार पुलिस ड्रोन की मदद से वाहन चालकों पर नजर रखने का तरीका अपनाने जा रही है। इसका उपयोग खास तौर पर वैसे वाहन चालकों के लिए होगा जो अपने लेन बदल कर दूसरे लेन में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यातायात पुलिस सामने से इन वाहनों पर नजर नहीं रख सकती है। इसके साथ ही ड्रोन की मदद से रॉन्ग साइड से एंट्री करने वालों की भी निगरानी की जाएगी। इस पहल को लेकर जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि ड्रोन यातायात नियंत्रण के साथ जाम की स्थिति से निपटने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वैसे वाहन जो जाम का कारण बनते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अंबा प्रसाद ने हजारीबाग में हुई घटनाओं को लेकर डीजीपी से की मुलाकात, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद ने कहा कि उदय साहू की नृशंस हत्या सहित हजारीबाग जिले में हाल के दिनों में हुई 4 बड़ी घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। उन्होंने इन आपराधिक घटनाओं को लेकर रांची में डीजीपी अनुराग गुप्ता जी से मुलाकात कर इन घटनाओं पर गंभीर चर्चा की और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि हजारीबाग जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू, न्यास बोर्ड अध्यक्ष जयशंकर पाठक और जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। अंबा प्रसाद ने कहा कि हमारा संकल्प है कि उदय साहू के परिवार सहित अन्य पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जिले में शांति व सुरक्षा का माहौल फिर से कायम हो। सैनिक मार्केट की दुकानों का किराया बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। रांची के मेन रोड स्थित सैनिक मार्केट में आवंटित दुकानों के किराए में अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सैनिक मार्केट वेलफेयर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि सैनिक मार्केट में सैकड़ों दुकानें हैं, जिसमें से कई दुकानें आम लोगों को भी आवंटित की गई हैं। दुकानों के किराए में 800% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो न्याय संगत नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने बहस की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित। टेंडर घोटाले के मामले में करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
शनिवार को रांची में पीएमएलए की विशेष अदालत ने इस केस में 12 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है। अब सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले अदालत ने आलमगीर आलम, वीरेंद्र राम, जहांगीर आलम और संजीव लाल की डिस्चार्ज खारिज कर दी थी। मामले की बहस ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी कर रहे हैं। धनबाद अंचल कार्यालय में महिलाओं का हुजूम, मैया योजना फॉर्म जमा करने में छूट रहे पसीने। झारखंड में अबुआ सरकार बनते ही एक बार फिर मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं में आपधापी मच गई है। धनबाद अंचल कार्यालय में रोजाना सैकड़ों महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। आलम यह है कि महिलाओं की कतार कार्यालय से बाहर तक पहुंच जा रही है। इतना ही नहीं, कतार में खड़ी महिलाओं के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई है। शनिवार को भी अंचल कार्यालय में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। अंचल कार्यालय में फॉर्म जमा करने आई महिलाओं ने आरोप लगाया कि यहां अव्यवस्था है। वहीं प्रशासन ने इस अव्यवस्था के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया है। रुखसार बेगम ने कहा कि झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना लेकर तो आ गई है, लेकिन जिस प्रकार से फॉर्म भरने के लिए कार्यालय पर अव्यवस्था का आलम दिख रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस योजना के बहाने महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। मधु का कहना है कि वो लगातार 2-3 दिनों से कार्यालय के चक्कर लगा रही है। भीड़ इतनी है कि फॉर्म जमा करना मुश्किल हो रहा है। कतार को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए एक भी कर्मचारी को नहीं लगाया गया है। पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। यह योजना सरकार की है। ऐसे में कार्यालय में व्यवस्था सुनिश्चित कराना सरकार व प्रशासन की जवाबदेही है। कहा कि यह मैया सम्मान योजना नहीं बल्कि मारामारी योजना बनती जा रही है। वहीं ऑपरेटर मोहम्मद हसन का कहना है कि अव्यवस्था के लिए महिलाएं स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अंचलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिससे कि फॉर्म जमा लेने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो सके। झारखंड सरकार को योजनाओं के लिए 10,000 करोड़ जुटाने की जरूरत, विभागों को राशि सरेंडर करने का आदेश। झारखंड सरकार को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट से अलग ली गई योजनाओं पर खर्च के लिए 10,282 रुपए करोड़ की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों से बची हुई राशि सरेंडर करने को कहा है। विभागों को 9 दिसंबर तक यह राशि सरेंडर करने का समय दिया गया है। सरकार की सबसे बड़ी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सबसे अधिक 7,314 रुपए करोड़ खर्च होने हैं। इसके अलावा बिजली शुल्क छूट के लिए 1,810 रुपए करोड़, बिरसा फसल बीमा योजना के लिए 250 रुपए करोड़ और बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए 767 रुपए करोड़ की जरूरत होगी। वित्त विभाग का अनुमान है कि सभी विभागों से लगभग 8,200 रुपए करोड़ जुटाए जा सकते हैं। झारखंड मिनरल्स बेयरिंग लैंड सेस से 1,600 रुपए करोड़ मिलने का अनुमान है। साथ ही जिला खनिज फाउंडेशन से 490 रुपए करोड़ मिलने की उम्मीद है। अक्टूबर 2024 में लागू झारखंड मिनरल्स बेयरिंग लैंड सेस से अब तक 400 रुपए करोड़ जमा हुए हैं। इस सेस से हर महीने 300 रुपए करोड़ मिलने की संभावना है। सरकार ने तय किया है कि जिन विभागों ने बजट का 50% से अधिक खर्च किया है, वे 5% राशि सरेंडर करेंगे। 30 से 50% खर्च करने वाले विभागों को 10% और 30% से कम खर्च करने वाले विभागों को 20% राशि सरेंडर करनी होगी। सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं से भी राशि सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। सरेंडर के लिए जिन विभागों को कहा गया है, उनमें योजना एवं विकास, कृषि, पशुपालन, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और जल संसाधन जैसे प्रमुख विभाग शामिल हैं। प्रदेश राजद महासचिव कैलाश यादव ने संजय प्रसाद यादव को श्रम नियोजन एवं उद्योग मंत्री बनने पर दी बधाई।
प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने हेमंत कैबिनेट में मंत्री बने संजय प्रसाद यादव को बधाई दी। झारखंड में दूसरी बार नवनियुक्त इंडिया गठबंधन सरकार में शामिल राजद कोटे से श्रम नियोजन एवं उद्योग मंत्री बनने पर कैलाश यादव ने नेपाल हाउस सचिवालय में संजय प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रम नियोजन एवं उद्योग मंत्री को गुलदस्ता देकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बता दें कि कैलाश यादव ने कहा कि गोड्डा विधायक सह मंत्री संजय यादव से आरजेडी और राज्यवासियों को काफी उम्मीदें हैं। इस कारण राज्य में रोजगार और कौशल तथा उद्योग को बढ़ावा देने में निश्चित रूप से मंत्री संजय प्रसाद यादव का ध्यान केंद्रित होगा। इस दौरान महासचिव आबिद अली, मनोज पांडे, प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार, राम कुमार यादव, गुलजार अहमद अंसारी और सोनू यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। दुमका में प्रशासन का एक्शन मोड ऑन, 112 अवैध घरों को बुलडोजर से तोड़ा। शुक्रवार को झारखंड के दुमका में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। चिरेखा के कॉलोनी 2 इलाके में क्रॉस रोड नंबर 13 से 17, चित्तरंजन रूपनारायणपुर रोड, बिजली सब स्टेशन के पीछे और महिला समिति स्कूल के पास बनाए गए 112 अवैध निर्माणों को बुलडोजर से तोड़ा गया। ये सभी निर्माण गैरकानूनी थे और पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। इन अवैध ढांचों का निरीक्षण सितंबर महीने में किया गया था और इसके बाद वहां रहने वालों को 7 दिनों के अंदर जगह खाली करने के लिए कहा गया था। पर्याप्त समय देने के बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया। 21 अक्टूबर को नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को 30 अक्टूबर तक ढांचे हटाने का समय दिया गया, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। इसके बाद 19 नवंबर को स्टेट ऑफिसर ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और 3 दिसंबर को अंतिम नोटिस जारी किया गया। इसमें 6 दिसंबर तक अवैध निर्माण हटाने का समय दिया गया। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से 112 अवैध ढांचे तोड़ दिए। इससे पहले आदित्यपुर में भी प्रशासन ने 150 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाकर हटाया था। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में बाइक सवार ने मारी व्यक्ति को टक्कर, हुई मौत। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेमको मोड़ के पास 8 लेन सड़क पर शुक्रवार देर शाम बाइक की टक्कर लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान भेला टांड बस्ती के रहने वाले 40 वर्षीय जुगल किशोर गोप उर्फ झंटू गोप के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय जुगल मजदूरी का काम खत्म कर पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अज्ञात बाइक सवार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से कुछ देर में उसने दम तोड़ दिया। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बाद जुगल को ऑटो से एसएनएमएमसीएच लाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल मृत व्यक्ति का शव मोर्चरी में रखा गया है। परिजनों के लिखित बयान के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। राज्य के 20 जिलों के सदर अस्पतालों में फेको मशीन से होगा मोतियाबिंद ऑपरेशन, राशि स्वीकृत। राज्य के 20 जिलों के सदर अस्पतालों में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 5,18,75,040 रुपए की स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इसका आदेश जारी कर दिया है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपलब्ध कराई गई है। जिन 20 जिलों के सदर अस्पतालों में फेको मशीन स्थापित की जाएगी, उसमें बोकारो, गिरिडीह, कोदरमा, चतरा, गढ़वा, रामगढ़, देवघर, धनबाद, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, सरायकेला खरसांवा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा, लातेहार, पाकुड़, साहेबगंज, लोहरदगा और खूंटी शामिल हैं। फेको मशीन की खरीदारी के लिए हर जिले को 23,93,752 रुपए आवंटित किए गए हैं।
बताते चले कि फेको मशीन का उपयोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किया जाता है। इस मशीन के द्वारा आँख के अंदर के क्रिस्टलीय लेंस को तोड़ा और हटाया जाता है। मशीन में लगी पतली और लचीली ट्यूब आँख के अंदर के लेंस तक पहुंचती है। अल्ट्रासाउंड वेव के जरिए लेंस को तोड़ा जाता है। इस मशीन के जरिए आँख की सफाई भी की जाती है। केंद्रीय एजेंसी का झारखंड पुलिस को पत्र। जिलावार कार्य योजना तैयार कर खत्म करे माओवादी नेटवर्क। झारखंड पुलिस को माओवादी नेटवर्क खत्म करने के लिए जिलावार कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। साथ ही जिलावार कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्रीय एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि सीपीआई माओवादी से प्रभावित राज्यों के संबंध में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार राज्य पुलिस को वहां के मौजूदा माओवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए विस्तृत जिलावार कार्य योजना तैयार करनी है। रांची के अपराधियों का दुस्साहस। रक्षा राज्य मंत्री को भेजा मैसेज, 3 दिन में 50 लाख रुपए नहीं दिए तो। रांची के अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे देश के रक्षा मंत्री को भी धमकी देने लगे हैं, रंगदारी मांगने लगे हैं। अपराधियों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का दुस्साहस किया है। कहा है कि 3 दिन के अंदर पैसे दे दो, ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ अभी दिल्ली में हैं। धमकी उनके मोबाइल पर मैसेज भेजकर दी गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रंगदारी मांगे जाने की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और अन्य आला अधिकारी मंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सूचना के अनुसार दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि रक्षा राज्य मंत्री को यह धमकी झारखंड की राजधानी रांची के होसिर से दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को भी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी ने तत्काल इस मामले की जांच शुरू करा दी। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी केंद्रीय मंत्री को रांची से फोन पर मैसेज भेजकर रंगदारी मांगी गई है और धमकी दी गई है। झारखंड के रमकंडा डाल्टनगंज रोड पर बाइक सवार को हाईवा ने कुचला, युवक की दर्दनाक मौत। झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले को जोड़ने वाली रमकंडा डाल्टनगंज रोड पर शुक्रवार रात एक अज्ञात हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हो गई। घटना नावाडीह गांव के पास तीखे मोड़ पर हुई। अब तक इस हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार हाईवा से ठोकर लगने के बाद बाइक चालक रोड पर गिर गया। इससे उसका सिर फट गया और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक हीरो स्प्लेंडर बाइक से डाल्टनगंज की तरफ जा रहा था। तभी नावाडीह क्रशर से आगे तीखे मोड़ पर एक अज्ञात हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इससे घटनास्थल पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जेएमएम से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। इस तारीख को होगी अगली बहस। जेएमएम से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। प्रस्तुत दलीलों के आधार पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल 2025 का दिन तय किया है। बता दें कि जेएमएम से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है। जेएमएम ने लोकपाल के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पिछली बहस में कोर्ट ने जांच एजेंसी को प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को बरकरार रखा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संजीव नरूला की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। ये भी बता दें कि डॉ निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिबू सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराई थी। ये मामला उसी समय से कोर्ट में है।
गौरतलब है कि शिबू सोरेन ने अपने खिलाफ लोकपाल में चल रही कार्यवाही को निरस्त करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के बाद जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने लोकपाल में शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि शिबू सोरेन और उनके परिजनों ने सरकारी राशि का दुरुपयोग कर संपत्ति अर्जित की है। पूर्व में हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। शिबू सोरेन ने तर्क दिया था कि उन पर लगे आरोप दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित हैं। बाबूलाल मरांडी का आरोप मनीया सम्मान योजना में अधिकांश महिलाओं की आवेदन स्वीकृति का भी पता नहीं चल रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हजारीबाग जिले सहित पूरे झारखंड में महिलाएं मनीया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। 18 से 50 वर्ष की उम्र की विधवा, आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय महिलाएं जो इस योजना के अंतर्गत आती हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। कई महिलाओं ने 4 से 5 बार आवेदन किया, लेकिन फिर भी उनके खातों में सम्मान राशि जमा नहीं हुई। योजना के तहत प्रतिमाह 2500 रुपए देने का प्रावधान है, लेकिन अधिकांश महिलाओं को राशि मिलना तो दूर, आवेदन स्वीकृति की स्थिति तक स्पष्ट नहीं है। इससे झारखंड की सभी माताएं बहनें परेशान हो रही हैं। कई मामलों में फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज देने के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिला। रामगढ़ जिले में भी स्थिति खराब है, जहां करीब 30,000 महिलाओं को इस योजना की राशि अब तक नहीं मिली। प्रशासन की लापरवाही और प्रक्रियागत बाधाओं के कारण महिलाएं बार बार कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण माताएं बहनें दिन भर लाइनों में खड़ी रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें केवल और केवल निराशा मिलती है। भले ही योजना का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना था, लेकिन सरकार की लापरवाही और देरी के कारण महिलाओं को मुश्किलों एवं सही क्रियान्वयन न होने से आर्थिक रूप से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। खनिजों की खरीद बिक्री के लिए बने 15,258 नए डीलर, 1 लाख से अधिक वाहनों का पिन जनरेट। खान विभाग ने खनिजों की खरीद बिक्री के लिए 15,258 नए डीलरों को स्वीकृति दी है। नए डीलर के लिए 17,715 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए थे। इसमें 1909 आवेदन पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है। 283 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। फिलहाल हजारीबाग सर्किल में सबसे अधिक डीलर कार्यरत हैं। धनबाद सर्किल में कुल 3,083 डीलर हैं। इसमें 2,006 डीलर काम कर रहे हैं। 49 डीलरों को निलंबित कर दिया गया है। दुमका सर्किल में कुल 2,398 में से 1,259 डीलर काम कर रहे हैं। 121 डीलरों को सस्पेंड कर दिया गया है। हजारीबाग में सबसे अधिक 6,231 डीलर में से 3,327 डीलर कहीं कार्यरत हैं। यहाँ 367 डीलरों को निलंबित कर दिया गया है। कोल्हान में 923 में 422 डीलर ही कार्यरत हैं। इस सर्किल में 45 डीलरों को सस्पेंड किया गया है। पलामू सर्किल में 1917 में 1,214 डीलर कार्यरत हैं। यहाँ 103 डीलरों को सस्पेंड कर दिया गया है। रांची सर्किल में 1,121 में से 667 डीलर ही कार्यरत हैं। यहाँ 16 डीलरों को सस्पेंड किया गया है। खनिजों की ढुलाई में लगे 930 वाहनों को काली सूची में डाला गया है। खनिज ढुलाई में कुल 1,17,639 वाहन लगे हैं। इसमें से 1,05,395 वाहनों का पिन जनरेट किया जा चुका है। 12,244 वाहनों का पिन जनरेट नहीं हो पाया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।